हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन जानवरों का आधार कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए है कुत्ते बिल्ली, बी है घोड़े गधे, सी है भेड़ बकरी और डी है हाथी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भेड़ बकरी। भारत में अब इंसान ही नहीं, भेड़ बकरियों का आधार नंबर होगा जो हर भेड़ और बकरी को अलग पहचान देगा। सभी भेड़ बकरी अपना आधार नंबर का एक छल्ला कान में पहनेगी। दरअसल NADCP यानी नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में अब भेड़ बकरी को शामिल कर लिया गया है और पशुपालन विभाग जो है वो फरवरी महीने से ही भेड़ बकरियों की ईयर टैगिंग भी शुरू कर देगा। और ये जो प्रोग्राम है NADCP यानी कि नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर, कब 11 सितंबर 2019 को इसे लॉन्च किया था और पहले चरण में सिर्फ गोवंश और महिष वंशी को इसमें शामिल किया गया था। और अब इस प्रोग्राम के तहत भेड़ और बकरियों की भी ईयर टैगिंग की जाएगी। और इसके साथ ही ये जो प्रोग्राम है NADCP, इसके तहत भेड़ बकरी का रिकॉर्ड जो है वो पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, जिसमें भेड़ बकरी की उम्र और जो पालने वाला होगा उसका नाम और उसके साथ ही उसका पता भी ऑनलाइन होगा, जिससे कि जो भेड़ बकरी है उसकी बीमा की सुविधा भी शुरू की जा सके। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा शताब्दी समारोह 2021 का थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है स्वदेशी स्वावलंबन एवं स्वच्छता, बी है स्वदेशी जनाक्रोश एवं स्वच्छता, सी है स्वदेशी जनाक्रोश एवं सामंजस्य और डी है अपने इतिहास को देखो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी स्वावलंबन एवं स्वच्छता। 4 फरवरी गुरुवार को उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चौरी चौरा शताब्दी समारोह की थीम क्या रहेगी? स्वदेशी स्वावलंबन एवं स्वच्छता। और ये जो समारोह है चौरी चौरा शताब्दी समारोह, ये 4 फरवरी से शुरू होगा और पूरे साल तक चलेगा, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बजट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश को कितनी ट्रेनों का तोहफा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 ट्रेनों का। केंद्र सरकार के इस बजट में उत्तर प्रदेश को 2 ट्रेनों का तोहफा दिया गया है। इन 2 ट्रेनों में एक लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन से जयपुर के बीच सप्ताह में 3 दिन चलेगी, जिसका संचालन 5 फरवरी से शुरू होगा। और दूसरी ट्रेन कामाख्या से लखनऊ होते हुए उदयपुर रवाना होगी और इसका संचालन 8 फरवरी से शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार मेरठ से कहां तक करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है नैनीताल, बी है देहरादून, सी है हरिद्वार और डी है केदारनाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से बढ़ाकर वाराणसी और मेरठ से बढ़ाकर हरिद्वार तक करने की तैयारी है। मौजूदा समय में गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित है। विस्तार के प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 150 किलोमीटर बढ़ जाएगी। अभी कुल लंबाई इसकी 594 किलोमीटर तय है। तो ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो कि बनने जा रहा है
और इसका शिलान्यास कब होगा? तो जून 2021 में इसका शिलान्यास किया जाएगा। और ये जो एक्सप्रेस वे है ये 8 लेन तक विस्तारणीय होगा। तो ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है सबसे पहले ये कहाँ से कहाँ तक था? प्रयागराज से ये वाराणसी तक था और उसके बाद इसे बढ़ाया गया मेरठ तक और अब इसे हरिद्वार तक करने की तैयारी है। तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू होगा, यानी कि प्रयागराज से ये शुरू होकर के हरिद्वार तक जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश का पूर्व में नाम क्या था? तो संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व में नाम क्या था? तो संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 31 उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं। और क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में खनिज तत्व कौन से हैं प्रमुख? तो देखिए चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, जिप्सम, ये प्रमुख खनिज तत्व हैं उत्तर प्रदेश के। ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ ही वन्य जीव विहार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध वन्य जीव विहार है, कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर में है और चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो कि वाराणसी में है। तो ये दो वन्य जीव विहार और राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है आयशा अजीज, बी है भावना कंठ, सी है अवनी चतुर्वेदी और डी है शिवांगी सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आयशा अजीज। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से नोट करना है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी हैं। आयशा 25 साल की उम्र में पायलट बन गई हैं। आयशा अजीज साल 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली छात्रा बनी थी। उस समय आयशा 15 साल की थी। तो ये क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली छात्रा कौन है, तो भी आयशा अजीज हैं और इन्होंने 15 साल की उम्र में ये लाइसेंस प्राप्त किया था। इसके बाद उन्होंने रूस के सोकोल एयरबेस में मिग 29 उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ली। फिर आयशा ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमानन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 2017 में उन्हें कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल गया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं आयशा अजीज जो कि देश में सबसे कम उम्र में पायलट बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन नंबर ए है उमेश यादव, बी है टी नटराजन, सी है अशोक डिंडा और डी है मोहम्मद शमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अशोक डिंडा। भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। डिंडा ने भारत के लिए 13 वनडे मैच खेले हैं जिसमें 12 विकेट झटके हैं। वहीं 9 T20 मैच खेलते हुए 17 विकेट लेने में सफल रहे। और ये जो क्या नाम है इनका, अशोक डिंडा, ये एक तेज गेंदबाज हैं और ये बंगाल क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच में अशोक डिंडा ने 116 मैच खेले हैं और उसमें इन्होंने 420 विकेट लेने में ये कामयाब रहे हैं। तो ये बहुत ही तेज गेंदबाज हैं और इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं अशोक डिंडा जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है राहुल सचदेवा, बी है अनिल त्यागी, सी है विवेक कुमार शर्मा और डी है RS शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी RS शर्मा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने RS शर्मा को देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है।
RS शर्मा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के पूर्व अध्यक्ष हैं और इसे जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या नाम है इसका, आयुष्मान भारत, इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। और ये जो RS शर्मा है ये किसकी जगह लेंगे, तो ये इंदु भूषण की जगह लेंगे। और इंदु भूषण जो है उन्होंने, उनका कार्यकाल जो है वो 3 साल का कार्यकाल था, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। और अब जो है RS शर्मा आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों एक बात और, आपको आप लोगों को जो है वीडियो देखने की कंटिन्यूटी बनानी है। कंटिन्यू आपको वीडियो देखना है, तभी आप जो है एग्जाम में 100% करंट अफेयर के क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाएंगे। और आपको एक बात बता दें कि एग्ज़ाम में जो है तुरंत के करंट अफेयर नहीं पूछी जाती है। अब किसी भी एग्ज़ाम को देख लेना, प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर पूछी जाती है, या 3 मंथ की या फिर 4 मंथ की। लेकिन आप अगर ये सोचें कि आपका एग्ज़ाम आ जाए और आप 1 महीने पढ़ लें तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको कंटिन्यूटी बनानी है और आपको डेली वीडियो देखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने CEO पद पर छोड़ने की घोषणा की है। उनकी जगह किसको CEO की जिम्मेदारी दी जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है राजेश गोपीनाथन, बी है NDJC, सी है उदय कोटक और डी है शिवनाथन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, NDJC। अमेजन के CEO जेफ बेजोस ने ऐलान किया है कि वह इस साल के अंत तक अपना पद छोड़ देंगे और उनकी जगह NDJC यह जिम्मा संभालेंगे। वे अमेजॉन की वेब सर्विस लीड कर रहे थे, जिसने कंपनी की नई तकनीक खरीदने और कंप्यूटिंग सर्विसेज आसान बनाने में अहम योगदान दिया है। NDJC ने साल 1997 में अमेजॉन को ज्वाइन किया था। और दोस्तों अमेजॉन के जो CEO हैं जेफ बेजोस, इन्हें हर कोई जानता है। ये जो है जेफ बेजोस, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार एलन मस्क को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया था, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही नए आंकड़े आए और उसके अनुसार जेफ बेजोस को फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित कर दिया गया। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब दुनिया के फिर से सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस। एलन मस्क दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इनकी जो संपत्ति है उसमें $6 अरब का अंतर देखा गया है। यानी कि जो एलन मस्क हैं उनकी संपत्ति जेफ बेजोस से $6 अरब कम है। और अमेजॉन की यहाँ पर बात आई है, तो अमेजॉन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? अमेरिका के वॉशिंगटन में इसकी स्थापना की गई थी। और अब जो अमेजॉन के CEO हैं जेफ बेजोस, इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अपना CEO का पद छोड़ देंगे और उनकी जगह NDJC यह जिम्मेदारी संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है 9वें स्थान पर, बी है 10, सी है 11 और डी है 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10वें स्थान पर। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंगापुर सभी 11 स्वास्थ्य प्रणालियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है। ताइवान ने दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि जापान और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे हैं। भारत 11 स्वास्थ्य प्रणालियों में 10वें स्थान पर है और इंडोनेशिया अंतिम यानी कि 11वें स्थान पर रखा गया है। ये जो रिपोर्ट है इसके तहत 11 देशों को शामिल किया गया था जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के थे और इन 11 देशों में भारत को 10वां स्थान मिला है। और दोस्तों आपको बता दें कि कहीं आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन एक मिल सकता है देखने को कि इसके तहत है क्या, ये जो रिपोर्ट है उसके तहत 4 श्रेणियों में इसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य के 27 संकेतकों में इसका प्रदर्शन किया गया है। ये जो रिपोर्ट है ये 4 श्रेणियों में इसके रिपोर्ट आई है। तो चारों में अगर अलग अलग देखा जाए तो भारत की जो स्वास्थ्य की जानकारी है उसमें भारत 10वें स्थान पर रहा है
और अगर स्वास्थ्य सेवाओं में देखा जाए तो भारत 11वें स्थान पर रहा है। और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी तकनीक के प्रयोग में अगर देखा जाए तो भारत 9वें स्थान पर रहा है। और अगर स्वास्थ्य नीति को लेकर के देखा जाए तो भारत 5वें स्थान पर रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर आपको कहीं ये लिखा मिल जाए कि स्वास्थ्य सेवाओं में भारत 11वें स्थान पर है तो फिर आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते। तो ये जो है रिपोर्ट है, इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है और चारों श्रेणियों में अलग अलग रैंकिंग दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ओवरऑल तो भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको इससे संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, ताइवान के पेगाट्रॉन कॉरपोरेशन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अलग से किस राज्य में मोबाइल फोन और पार्ट्स बनाने के लिए निवेश करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ताइवान का पैकेट रोन कॉरपोरेशन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फोन और पार्ट्स बनाने के लिए तमिलनाडु में अलग अलग निवेश करेंगे। निवेश के हिस्से के रूप में मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए 1100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो ये ताइवान की कंपनी है जो कि तमिलनाडु में निवेश करेगी। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडप्पाडी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो दोस्तों ये थे 4 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछली वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, बजट की सॉफ्ट कॉपी। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो और उससे संबंधित आपको जो भी डिटेल पता हो तो आप जो है डिटेल में आंसर देने की कोशिश किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। लखनऊ मेट्रो ने ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों का उपयोग करने के लिए देश में पहली मेट्रो परियोजना बनकर एक रिकॉर्ड बनाया है। उपकरण कितने मिनट में पूरे कोच को साफ कर देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 5 मिनट, बी है 7 मिनट, सी है 9 मिनट और है 11 मिनट। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।